हे गाइस, दिस इज़ सिद्रा मलिक और आप देख रहे हैं ड्रीम जुडिशरी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था आईपीसी के चैप्टर 3 को। उसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था सेक्शन 63 तक। आज हम आगे के सेक्शन को कवर अप करेंगे सेक्शन 64 से सेक्शन 75 तक। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 64 सेक्शन 64 क्या कहता है? सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अगर कोई भी बंदा, कोई भी अफेंडर फाइन का पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसकी सेंटेंस क्या होगी? अगर किसी भी, ये सेक्शन कहता है अगर कोई भी अफेंडर है और उसको या तो इम्प्रिजनमेंट विथ फ़ाइन हुआ है या फिर ओनली फ़ाइन के साथ पनिशेबल है, तो उसको फ़ाइन माफ़ नहीं किया जाएगा। उस पर फ़ाइन जो है वो नहीं दे पा रहा है, फ़ाइन इम्पोज़ किया गया तो फ़ाइन का पेमेंट नहीं किया है, तो उसको सज़ा दी जाएगी, उसको इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया जाएगा। तब्दील कैसे किया जाएगा? मतलब ये नहीं, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है कि किसी को इम्प्रिजनमेंट मिली 2 साल की और उसको फ़ाइन, उसके साथ साथ फ़ाइन है 1000 का। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि 2 साल की सज़ा है और फ़ाइन की जो इम्प्रिजनमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया जाएगा क्योंकि वो फ़ाइन नहीं पेमेंट कर पा रहा है। तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि 2 साल को हटा दिया जाएगा। 2 साल तो वो पूरे की पूरी अपने पूरे करेगा। 2 साल की जो सज़ा उसको दी गई है उसको तो वो कंप्लीट करेगा ही, लेकिन उसके एडिशन में जो फ़ाइन का पेमेंट नहीं कर पाया है 1000 का, तो उसको जो भी हमने इम्प्रिजनमेंट में तब्दील किया है तो उसके एडिशन में वो सज़ा, जैसे मान लीजिए 1000 का, उसके 2 महीने की सज़ा हो गई 1000 रुपये में, तो उसको 2 साल प्लस 2 महीने की सज़ा और काटनी पड़ेगी क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया है फ़ाइन का। ठीक है, अगर फ़ाइन के साथ है किसी को, बंदे को क्या हो गया, सिर्फ फ़ाइन की सज़ा दी गई थी। जैसे मान लीजिए किसी को बस 2000 रुपये की फ़ाइन की सज़ा की थी, 2000 फ़ाइन के लिए मान लीजिए 4 महीने की सज़ा है, तो अब वो नहीं कि फ़ाइन का पेमेंट नहीं किया तो उसको कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। उसको 4 महीने की सज़ा काटनी पड़ेगी क्योंकि उसने फ़ाइन का पेमेंट नहीं किया है। ये सेक्शन 64 कहता है। एक बार डायरेक्ट की लैंग्वेज को मैं रीड आउट कर देती हूँ। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment, and in every case of an offence punishable with imprisonment or fine with fine only, in which the offender is sentenced to a fine, it shall be to competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence। ठीक है, और जो ये सज़ा दी जाएगी ये नहीं कि कोई कोर्ट की पावर से एक्सेस कर जाए। अगर कोर्ट की पावर से एक्सेस करे तो दूसरा कोर्ट इसे देगा जो कम्पिटेंट होगा। क्योंकि हमें इसको पढ़ना चाहिए सेक्शन 28 और सेक्शन 28 सेक्शन 29 और CRPC, इसके साथ इसको पढ़ना चाहिए लिंक करके। ठीक है, सेक्शन 65 आता है। सेक्शन 65 कहता है लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि लिमिट क्या होगी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन की, कि कितना भी सज़ा दी जा सकती है फ़ाइन की नॉन पेमेंट पे, जब सज़ा इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन दोनों के साथ अवॉर्डेबल है। तो इसमें क्या गया है, वो नहीं, कितनी भी अपनी मर्ज़ी नहीं है कोर्ट की, कितनी भी सज़ा दे दे, जितनी चाहे उतनी, नई पेमेंट नहीं करा उसको सज़ा दे दे, ऐसा नहीं है। जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उसका 1/4 ही उसको अवॉर्ड किया जाएगा फ़ाइन के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैक्सिमम पनिशमेंट से यहाँ मतलब है बहुत सारे सेक्शंस में ऐसा लिखा होता है कि अप टू 10 ईयर तक। ठीक है, 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। अब 10 साल से 1 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो गया, 10 साल हो गया। 10 साल का हम 1/4 करेंगे तो वो भी जो भी इसकी सज़ा होगी, जो भी इसका कैलकुलेशन करके 1/4 ही कर सकते हैं। मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4 करना है, शॉर्टर पनिशमेंट का 1/4 तो नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 66 कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। जो डिस्क्रिप्शन होगा नॉन पेमेंट ऑफ फाइन का वो कैसा होगा? डिस्क्रिप्शन मतलब सज़ा कैसी होगी, रिगरस होगी या सिंपल होगी? तो ये जो कोर्ट इम्पोज करेगा डिस्क्रिप्शन कोई भी हो सकता है, वो रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है,
अब हम बात करते हैं सेक्शन 67। सेक्शन 67 जो कहता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन अफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। ठीक है, जब अफेंस पनिशेबल है ओनली फाइन के साथ, तब इम्प्रिजनमेंट क्या होगी, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन पर। और इससे पहले हमने प्रीवियस सेक्शन में जो पढ़ा था सेक्शन 65, लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। यहाँ पर 65 कह रहा है जब इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों अवॉर्डेबल हैं, और सेक्शन 67 कह रहा है विथ फाइन ओनली, जब पनिशेबल अफेंस जो पनिशेबल है विथ फाइन ओनली है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है जो पनिशमेंट की डिस्क्रिप्शन होगी, अगर सिर्फ फाइन ओनली से है पनिशेबल है वो ऑफेंस, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो सिंपल होगी। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, सिंपल होगी। और इसमें जो हमारा लिमिट क्या होगी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट की, तो अगर 50 रुपये तक का फ़ाइन है तो 2 महीने की सज़ा होगी। ठीक है, अगर 100 रुपये तक का फ़ाइन है तो 4 महीने की सज़ा होगी, और 100 रुपये से ऊपर कितना भी है, जैसे 1000 2000 कितना भी है, तो उसमें 6 महीने की सज़ा होगी। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 67। बेयर एक्ट की लैंग्वेज को एक बार रीड आउट कर देती हूँ मैं। इफ़ द अफेंस बी पनिशेबल विथ फाइन ओनली, the imprisonment which the court impose in default of payment of the fine shall be simple, and the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed the following scale, that is to say, for any term not exceeding 2 months, when the amount of fine shall not exceed 50 rupees, and for any term not exceeding 4 months, when the amount shall not exceed 100 rupees, and for any term not exceeding 6 months in any other case। ठीक है, सेक्शन 67 जो मैंने आप लोगों को इन शॉर्ट समझाया था वही है, मैंने रीड आउट कर दिया आप लोगों के लिए फिर भी। सेक्शन 68 कहता है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी भी अफेंडर को क्या कर दिया, उन्होंने डिफ़ॉल्ट करा पेमेंट में फ़ाइन के, तो उसको उसकी जो इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया गया था। ठीक है, अब उसने हाफ़ तो पेमेंट कर दिया, उसने पेमेंट कर दिया फ़ाइन का। ठीक है, जब पेमेंट कर दिया फ़ाइन का, तो क्या उसने पेमेंट भी कर दिया और तो उसकी सज़ा भी पूरी करेगा, ऐसा नहीं है। उसने जब पेमेंट करा, जिस टाइम वो पेमेंट करेगा फ़ाइन का, उस टाइम उसकी जो इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया गया, तो उसी टाइम टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, ए पे फ़ाइन इम्पोज हुआ था 1000 का। ठीक है, उसको सज़ा में उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट करने पर, तो उसको सज़ा में तब्दील कर दिया गया था 6 महीने तक की। जब 6 महीने तक की सज़ा में तब्दील कर दिया गया, तो उसने क्या करा, जब 6 महीने की सज़ा में तब्दील करा गया, तो उसने फ़ाइन का पेमेंट कर दिया। ठीक है, जब फ़ाइन का पेमेंट कर दिया, अब ये नहीं उसने 1000 का पेमेंट भी कर दिया, उसको 6 महीने की सज़ा भी काटनी पड़ी। जब उसने फ़ाइन का पेमेंट कर दिया जिस दिन, उस दिन उसका वो 6 महीने की जो सज़ा में तब्दील कर दिया गया था, उस टाइम टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, सेक्शन 68 को मैं रीड आउट करती हूँ। इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेन एवर दैट फाइन इज़ आइदर पेड और लेविड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, सेक्शन 69 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। यहाँ पे टर्मिनेशन की बात कर रहा है, 68 में भी टर्मिनेशन की बात कर रहा है। दोनों सेक्शन को एक साथ पढ़ना चाहिए, दोनों सेक्शन में बस फ़र्क ये है, जो टर्मिनेशन हो रही है 68 में वो पूरा पेमेंट एक बार में कर दिया। ठीक है, अब 69 में जो पेमेंट टर्मिनेशन हो रहा है कि उसने हाफ़ सज़ा काट ली और हाफ़ का उसने पेमेंट कर दिया, या फिर हाफ़ पेमेंट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको 6 महीने की 1000 का फ़ाइन था, उस पर इम्पोज किया गया था, उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट में, अब उसको 6 महीने की सज़ा मिल गई। ठीक है, उसको 6 महीने की सज़ा में तब्दील कर दिया। अब उस 6 महीने की सज़ा हो गई, उसने 2 महीने की तो सज़ा काट ली, बाकी पेमेंट कर दिया। ठीक है, 2 महीने की सज़ा काट ली उसने और बाकी उसने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। 2 महीने की सज़ा के लिए 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये उसने उसके काट ले जाएंगे, बाकी उसने क्या करा, 950 का पेमेंट कर दिया, तो उसकी वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। बाकी सज़ा का 4 महीने की सज़ा का टर्मिनेशन हो जाएगा, वो रिलीज़ कर दिया जाएगा उसको। ठीक है,
ये सेक्शन 69 कहता है। सेक्शन 70 ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 71 बात करते हैं। सेक्शन 71 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। यहाँ पे लिमिट क्या होगी? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। यहाँ पे सेवरल ऑफेंसेस का मतलब ये है कि जो ऑफेंस है वो डिफरेंट डेफिनेशन में आए तब उसका डिफरेंट पनिशमेंट होगा। अगर कोई भी एक ऐसा बंदा है, जेड है, जेड को ऐसा किया जा रहा है कि एक वाई है उसको स्टिक से मार रहा है, ठीक है, स्टिक्स उसको मार रहा है तो उसमें उसने 50 स्टिक मार दी, ठीक है, तब उसका ये मतलब नहीं होगा कि उसको भाई एक स्टिक के लिए ग्रेवियस हर्ट या हर्ट का वो पनिशमेंट दिया जाएगा, पर तो इसके हिसाब से तो उसको 50 स्टिक का मिलेगा सज़ा। ऐसा नहीं, उसको कंबाइन कर दिया जाएगा, फिर उसने एक पूरा मिला के माना जाएगा कि उसने हर्ट किया है, हर्ट या ग्रेवियस हर्ट जो भी किया है। तो यहाँ पे सेवरल ऑफेंसेस की बात करती है। सेवरल ऑफेंसेस यहाँ पे अगर दो डेफिनेशन में आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशन में आ रहा है, तब सेवरल ऑफेंस की बात की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ उससे समझिए। बट ए जो है, ए गिफ्ट सेट 50 स्ट्रोक विद अ स्टिक, ठीक है। Here A may have committed the offence of voluntary causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows which make up the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years. For 50 years, one or for each blow, but he is liable only to वन पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग। मैंने जो अभी बताया था कि होल बीटिंग के लिए एक पनिशमेंट दी जाएगी कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, लेकिन यहाँ पे सेक्शन वो क्लॉज बी बात जो कर रहा है इसकी, बट इफ़ वाइल ए इज़ बीटिंग जेड, ए ने जेड को बीट किया, ठीक है, वाई इंटरफेयर कर देता है उसमें, और जो वाई इंटरफेयर करता है तो वाई जो और जेड को धक्का मार देता है जाके, तो ए इंटेंशनली strikes Y here as the blow given to Y is no part of the act whereby A voluntary causing hurt। अब Y ने पीछे से आके उसकी एक और स्टिक मारी, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि अब जो A Z को मार रहा था, ठीक है, स्टिक से मार रहा था, तो उसमें ये नहीं इंक्लूड किया जाएगा कि एक ही ऑफेंस हुआ। अब यहाँ पर दो ऑफेंस हो गए, यहाँ पे ए अलग पनिशेबल होगा और वाई अलग पनिशेबल होगा, क्योंकि वाई ने तो अपना काम अलग से किया है, दोनों को एक मिला के नहीं किया जाएगा। हाँ, ए का जो है वो उसने अगर 50 मारे, 100 स्ट्रोक्स मारे, लेकिन वहाँ पे क्या माना जाएगा? एक ही माना जाएगा, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है, कंबाइन कर दिया जाएगा, उसका अलग अलग ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ए और वाई का अलग अलग माना जाएगा क्योंकि वाई ने पीछे से आके उसको उस पर असॉल्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है सेक्शन 72 बात करता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच। जब जजमेंट देते टाइम कोर्ट डाउटफुल में आ जाता है कि सेवरल ऑफेंस हो गए, अब कोर्ट डाउटफुल होता है कि कौन सा ऑफेंस देना चाहिए, तो यहाँ पर कितनी पनिशमेंट देनी चाहिए कौन से ऑफेंस के लिए। जब डाउटफुल हो तो कोर्ट को वो पनिशमेंट कोर्ट देगा जो कि कम है, ठीक है। लोएस्ट पनिशमेंट देगा कोर्ट। सेक्शन 72 ये कहता है, एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ इसकी लैंग्वेज को। इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट बट दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दिस ऑफेंसेस ही इज गिल्टी, दैट the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all, ठीक है। सेक्शन 72 जो मैंने बताया था, लोएस्ट पनिशमेंट देगा जब डाउटफुल है। बहुत सारे सेवरल ऑफेंस कर दिए एक बंदे ने, वहाँ पर अब जजमेंट देते टाइम कोर्ट डाउटफुल हो रहा है कि कौन सा पनिशमेंट इसको दिया जाए, तो लोएस्ट पनिशमेंट जो होगा जिस भी सेक्शन का वो है उस पर इम्पोज किया जाएगा। अब बात करते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सेक्शन 73 बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध जिसको कहते हैं। एकांत परिरोध से मतलब है किसी को बिल्कुल अकेले में रख देना। पहले तो जो होता है मोस्टली कैदियों के साथ सब लोग एक साथ ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन एकांत में मतलब एक बार में किसी को बिल्कुल अकेले रख दिया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो दिया जाता है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट में ही
दिया जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट में ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को दिया जाता है। ठीक है, और इसमें बताया गया है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की क्या लिमिट होगी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दिया जा सकता है। अगर सज़ा 6 महीने की 6 महीने तक की सज़ा दी गई है किसी को, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी भी अफेंडर को 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा दी गई है लेकिन 1 साल से कम की है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा। और अगर किसी को 1 साल से ज़्यादा की सज़ा दी गई है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। ये बता रहा है हमारा सेक्शन 73। तो मतलब 3 महीने से, किसी भी केस में 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर 6 महीने तक की सज़ा दी गई है, 6 महीने या 6 महीने से कम की सज़ा है, तो 1 महीने तक का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है। अगर 6 महीने से अबव है और 1 साल से कम है, तो 2 महीने तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा। अगर 1 साल से ऊपर की सज़ा दी गई है, तो 3 महीने तक का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 74 बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की क्या लिमिट होगी, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो लिमिट की बात की गई है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी केस में 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा एक बार में। अब किसी भी पर्सन को 1 साल की सज़ा मिली है और उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है उसको 2 महीने का, ठीक है। 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है 1 साल की, तो उसको ये नहीं है कि एक बार में पूरे 2 महीने काट लेगा, ऐसा नहीं है, उसको इंटरवल में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो एक बार में 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा, ये कह रहा है सेक्शन 74। इसमें दूसरी बात ये कह रहा है अगर सज़ा 3 महीने से ज़्यादा की है, ठीक है, अगर कोई भी सज़ा 3 महीने से ज़्यादा की अवॉर्ड की गई है, तो वहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 7 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा एक बार में, 1 मंथ में, ठीक है। ये कह रहा है सेक्शन 74, लिमिट बता दी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। सेक्शन 75 बात करता है इन्हांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको कन्विक्ट किया गया है चैप्टर 12 और चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी में, तो उसमें क्या है, जिसकी सज़ा चैप्टर 12 और चैप्टर 7 या चैप्टर 17 के में इसको ऐसी सज़ा से पनिशेबल किया गया है जिसकी टर्म कितनी है, 3 साल तक की या उससे ज़्यादा, तो उस दोबारा वही ऑफेंस करता है सेम, तो उससे दोबारा उसको कन्विक्शन मिलता है, तो वहाँ पर उसकी कन्विक्शन को, उसकी इम्प्रिजनमेंट को इन्हांस कर दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए किसी पर्सन ने थेफ्ट किया, ठीक है, मान लीजिए किसी भी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसकी सज़ा 3 साल तक की है, दोबारा उसने वो ये ऑफेंस कर दिया, वो कन्विक्ट हो गया, उसने अपनी सज़ा को पूरा कर लिया, वो अब वापस आ गया, ठीक है, रिलीज़ कर दिया गया उसको जेल से। फिर उसने दोबारा वही ऑफेंस कर दिया सेम, अब दोबारा उसको कन्विक्ट किया गया, तो दोबारा उसको 3 साल की सज़ा नहीं मिलेगी, उसको तब उसकी सज़ा को इन्हांस कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने दोबारा कन्विक्शन किया ऐसा, तो उसकी सज़ा को जब इन्हांस कर दिया जाएगा तो उसकी टर्म कितनी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, सेम ऑफेंस किया उसने, और इतनी सज़ा हो सकती है जो 10 साल से ज़्यादा की हो, 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। वो नेचर होगा ऑफेंस का, कैसे उसने क्या ऑफेंस किया है, इस कंडीशन में किया है, लेकिन उसकी सज़ा को इन्हांस कर दिया जाएगा अगर उसको दोबारा कन्विक्ट किया गया है सेम ऑफेंस में, और एक ऑफेंस में जबकि वो कन्विक्ट हो चुका था और उसने अपनी सज़ा भी पूरी कर ली है। सेक्शन 75 कहता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ आईपीसी का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 जो डील करता है जनरल एक्सेप्शंस। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 4। अगर कोई भी आपको क्वेरी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।